हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में आपको 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं गाइस, और इसका फर्स्ट ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ जिसकी चारों यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। अब मैं आपको सेकंड ब्लॉक करवा रही हूँ और जिसकी फ़र्स्ट यूनिट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी सेकंड यूनिट करेंगे, क्लासरूम एज अ डिस्कोर्स स्पेस। इसके काफ़ी चेक योर प्रोग्रेस मैंने करवा दिए हैं। ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसको मैंने इतने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ तक जो चेक योर प्रोग्रेस 3 है, देखिए यहाँ तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, BEGS 185 के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग है यूजिंग क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली इन द क्लासरूम्स। आवर चॉइस ऑफ क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट्स ऑन लर्नर्स पार्टिसिपेशंस। अब जैसे बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस चीज़ का जो नंबर है ना, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। अगर एक टीचर्स लर्नर से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन में नहीं रहता है। लेकिन वहीं पे क्वेश्चंस थोड़े बहुत उनको आइडिया हो और थोड़ा ईजी टाइप में क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो वो काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, हमें भी ये चीज़ आती है और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब ज़्यादा बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछ ले जाते हैं तो बच्चे थोड़ा हेजिटेट करने लग जाते हैं और वो उन क्वेश्चन से भागने लग जाते हैं। क्वेश्चंस कैन सर्व टू अ सिग्नल टर्न्स, हेल्प अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर्स एंड इवन कॉम्पल इन्वॉल्वमेंट। जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं, प्लस क्लासरूम में एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों को ये होता है कि हाँ, आंसर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने होते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चंस उनके फेवर में उनसे कुछ फेमिलियर पूछेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं तो भी बच्चे उन चीज़ों से भागने लग जाते हैं। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स, क्लासरूम डिस्कोर्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड इन देयर फंक्शंस। इसके अलावा जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, कलीग्स के साथ में करते हैं, रिलेटिव्स के साथ में करते हैं, तो जो आप नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, इवन क्लासरूम में भी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, सब्जेक्ट डिस्कशन हो गया, क्लास का असाइनमेंट्स वगैरह का डिस्कशन हो गया, वो क्लासरूम डिस्कशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सेपरेट होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्लास उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव बनती है। अकॉर्डिंग टू आवर टीचर्स पेडागोजिक गोल, पेडागोजिक गोल का मतलब होता है जो गोल्स होते हैं टीचर से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करवानी है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, बच्चों को ये चीज़ समझानी है। तो जो टीचर्स के पेडागोजिक गोल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कुछ लेस अप्रोप्रिएट भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। The extent to which our questions produce a communicative response is less important than the extent to which our question serves its purpose at a particular point in a lesson. In short, the use of appropriate questioning strategies require an understanding of the function of questions in relation to what is being taught. अब कई बार जो questions होते हैं, जो टीचर आपको चीज़ें समझाते हैं, जैसे मानिए मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया है या ये यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है और उससे रिलेटेड जो आपको चेक योर प्रोग्रेस दे रखी है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको आपके बिहाफ पे छोड़ दूँ। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ आपने पढ़ी है, आपने कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को कैप्चर किया है, उसे एक तरीके का आइडिया लगता है। एक क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे कि चेक योर प्रोग्रेस दे दी और आपको खुद से करना है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको रैंडम कोई चीज़ पढ़ा दी है, उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ की डेट या वो इशू क्यों हुआ था, उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो इन्हीं तीनों तरीक़ों से आपको आंसर्स को देना पड़ता है। यही चीज़ें यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में बता रखी हैं। जो क्वेश्चन होता है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब गाइस, यहाँ पे ना आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो 4 टाइप मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करे थे, पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने आपको डिस्प्ले क्वेश्चंस, क्लोज क्वेश्चंस और फैक्चुअल क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट पढ़ाया था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइप दे रखे हैं कि डिस्प्ले क्वेश्चन है, क्लोज क्वेश्चन है, फंक्शनल क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को पूछने का मेन पर्पस क्या हो सकता है, या टीचिंग करियर में वो किस तरीके से हेल्पफुल या बेनिफिशियल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स दे रखे हैं। तो इनके जो पेडागोजिक गोल्स है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि टू एनेबल्स लर्नर्स टू प्रोड्यूस करेक्ट फॉर्म्स, टू प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक, टू डिस्प्ले करेक्ट आंसर्स, टू प्रोवाइड लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके ये टाइप्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस पुट करने से बच्चे में ये चीज़ों की
इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। अब टू क्लैरिफाई व्हेन नेसेसरी टू इवैल्यूएट लर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसके बाद में क्वेश्चन टाइप में दे रखा है आपको रेफरेंशियल क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब जो रेफरेंशियल क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वो क्वेश्चंस टाइप होते हैं जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। कुछ फैक्ट्स को आपको ध्यान में रख के चीज़ों को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करना पड़ता है। वहीं ये वाले जो टाइप होते हैं डिस्प्ले क्वेश्चन या क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें यूजुअली शॉर्ट आंसर्स होते हैं और आपको बहुत लिमिट में आंसर देना पड़ता है। अब जो रेफरेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, इनसे ओरल और रिटन फ्लुएंसी प्रमोट होती है, क्योंकि इनमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। काफ़ी रीजंस को ध्यान में रखते हुए आपको बातचीत करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जो ओरल और रिटन फ्लुएंसी होती है, आप कोई चीज़ को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाते हैं, रिटन फ्लुएंसी, इन चीज़ों को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। आप अपने आप को अच्छे क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो डिस्कशन होता है उसका भी काफ़ी मेजर रोल हो जाता है। जैसे डिबेट टाइप का कंसेप्ट होता है, तो वहाँ पे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट टाइप आता है वाई क्वेश्चंस। अभी जो मैंने आपको 4 टाइप्स करवाए, उसके बाद में वाई क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो आप वाई क्वेश्चंस को WH फैमिली से पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, जहाँ पे WH से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है। जैसे वाई, हुज और व्हेन, ये टाइप के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो वाई क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस विच यूज द WH वर्ड, जो WH वर्ड्स वाई आर कॉल्ड वाई क्वेश्चंस, तो उन्हें हम कहते हैं वाई क्वेश्चंस। यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ अ स्टूडेंट says she likes action movie, then we can ask why does she likes action movie। जैसे कोई कहता है कि उसे एक्शन मूवीज़ पसंद है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसे क्यों पसंद है या किस टाइप की मूवीज़ उसे पसंद है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम वाई क्वेश्चंस कहते हैं। नंबर ऑफ वाई क्वेश्चंस द बेटर वुड बी द क्वालिटी ऑफ योर क्लासरूम इंटरेक्शन। जितना वाई क्वेश्चंस बढ़ेंगे, जो क्लासरूम इंटरेक्शन है उसकी क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। वाई क्वेश्चन इनिशिएट्स लॉन्गर रिस्पॉन्स एंड अलाउ अस टू इनिशिएट एंड सस्टेन डिस्कशंस इन क्लासरूम्स। जो वाई क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्गर रिस्पॉन्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं और इससे क्लासरूम में एक डिस्कशन बना रहता है और जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। In most classroom, the frequency of why questions among teachers and students is extremely low। अब बहुत सारी क्लासरूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो वाई क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ज़्यादा ना टीचर पूछता है ना स्टूडेंट्स उसके पुट कर पाते हैं। वजह इतनी होती है कि इनमें आंसर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा देने की डिमांड होती है, लेकिन कई बार बच्चे आंसर्स से भागने लग जाते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो जो वाई क्वेश्चन होते हैं उनकी जो अमाउंट है या क्वेश्चन का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिससे उनकी क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों पर ही आता है। अब इज़ लाइकली टू बी मेडिकोर। अब जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स का होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इस कोर्स में वाई क्वेश्चंस में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, नाउ द टर्न टेकिंग एंड द लेंथ टाइप ऑफ लर्नर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। जो टर्न टेकिंग होता है या जो लेंथ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्लासरूम में। टर्न टेकिंग का मतलब होता है कि जब एक इंसान बोलेगा और दूसरा सुनेगा, ऐसे टर्न्स का वेट किया जाता है कि आपसे कोई आसपास में आपकी क्लासरूम है, जैसे 35 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें एक बच्चे से क्वेश्चन पुट किया गया, उस क्वेश्चन को सबने सुना और समझा, तो ये टर्न टेकिंग होती है। उसके बाद में टर्न बाय टर्न किसी और से क्वेश्चन पुट किया गया, जैसे कि वाइवा होता है ना, ऐसा आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। If the teacher's agenda is staged in the lesson to check comprehension, then her choice of elucidation technique is appropriate and in line with the pedagogic goals. If, however, she aims to promote the class discussions and critical thinking in her students, a different types of question strategy would be needed using more referential questions। देखिए, अगर एक क्लासरूम में टीचर्स को जो डिस्कशन टेक्निक्स हैं या जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ाना है, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करें, तो उस टाइम पे टीचर ना रेफरेंशियल क्वेश्चंस का हेल्प लेता है, जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो डे और नाइट है वो क्यों होते हैं, तो उसके पीछे आपको ज्योग्राफिकल रीज़न देना पड़ता है, तो इसमें हो सकता है आप बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर वर्क करें। तो ये चीज़ें आती है रेफरेंशियल क्वेश्चंस में। और अगर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है या टीचर ने जो चीज़ पढ़ाई है उनसे रिलेटेड उनको पॉइंट्स से जानना
होता है कि उसमें से कितना % आपने ग्रैब करा, कितना % आपने समझा। तो उस टाइम पे जो टीचर्स के पास में चॉइस होती है वो होती है इलस्ट्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ही चॉइसेस दे रखे हैं क्वेश्चंस के किस किस टाइप से होते हैं गाइस। अब इसमें नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स आते हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है वेट टाइम एंड सेकेंड वन इज टेचर एको। वेट टाइम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको एज अ लर्नर थोड़ा टाइम दिया गया क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो उसे हम कहते हैं वेट टाइम। जैसे मैं कई बार आपको कहती हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होते हैं, सो मेरा यही होता है कि आप ना वीडियो को पोस्ट करें और उसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर दें। तो जो आपको आंसर को सोचने के लिए और बोलने से पहले जो टाइम मिला उसे हम कहते हैं वेट टाइम। The time that the teacher gave to the students to think and frame an answer is called the wait time। तो वो टाइम जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को देता है आंसर्स को सोचने के लिए और आंसर को फ्रेम करने के लिए कि किन किन पॉइंट्स जो पॉइंट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं उससे कैसे एक अच्छा इफेक्टिव आंसर दिया जा सकता है, उसे हम वेट टाइम कहते हैं। This often results in response that are far from complete and more often without adequate thought. Researchers suggest that increasing the wait time from 1 second to 3 or 4 seconds bring about greater learner participation and significantly contribute to higher quality classroom discourse। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मानिए आपको ना वाइवा देना होता है, उसमें एक टाइम लिमिट आपको दे दी जाती है कि आपको कुछ सेकंड्स में आंसर को देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आपको किसी आंसर को सोचने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। उस टाइम पे आप दिमाग को अपने कंट्रोल में रख के उन क्वेश्चंस को सोचना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में और बाहर आंसर्स देने में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब आप बाहर कोई क्लासरूम में या नॉर्मल क्लास चल रही होती है तब आप आंसर्स देते हैं तो उस टाइम पे आप बहुत रिलैक्स होते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक तरीके की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, प्लस टाइम बहुत जल्दी जा रहा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। अगर वहाँ पे ये टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाए, वेट टाइम जो होता है उसको 1 सेकंड से 3-4 सेकंड्स में अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो लर्नर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और प्लस जो हायर क्वालिटी क्लासरूम डिस्कोर्स वहाँ पे होगा, लोगों की थिंकिंग जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। नाउ स्पेसिफिकली इंक्रीज इन वेट टाइम रिजल्ट्स एंड इंक्रीज इन, अगर आप वेट टाइम को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ स्पेक्यूलेटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, स्टूडेंट इनिशिएटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्टूडेंट इंटरेक्शन हो सकता है, स्टेटमेंट एंड रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस, इंटरनेशनल स्पेस दैट इनेबल्स टर्न टेकिंग टू बी स्लो डाउन, थिंकिंग और रिहर्सल टाइम। अब बच्चे को एक तो सोचने का टाइम मिलता है, जैसे अगर उनको थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा तो आंसर्स में इफेक्टिवनेस भी आएगी, बहुत ही जेन्युइन आंसर्स मिलने के चांसेस हैं और कुछ नई चीज़ें थॉट्स भी काफ़ी हद तक एक्सपेंड होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपके पास में कुछ बेनिफिट्स बता रखे हैं वेट टाइम को इंक्रीज़ करने के, और ऊपर आपको डेफिनेशन दे रखी है कि वेट टाइम क्या होता है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है टीचर एको। टीचर एको रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ अटरेंस इन द क्लास बाय द टीचर। अब टीचर एको का मतलब क्या है, जो रिपीटेशन होती है, जैसे कि टीचर ने कोई एक बात समझाई उसके बाद में उन्होंने रिपीट करके वापस से उस चीज़ को रिपीट कर दिया। व्हेन द टीचर रिपीट हिज और प्रीवियस अटरेंस ऑफ लर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज़ कॉल्ड टीचर एको। जब टीचर अपने बोले हुए थॉट्स को, जो सेंटेंसेस वगैरह उसको रिपीट कर देता है कि लर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़े, उसे हम कहते हैं टीचर्स एको। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मानिए जूनियर क्लासेस में ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा टीचर एको। उन्होंने कोई वर्ड समझाया, उसके बाद में उस वर्ड को वो वापस से रिपीट कर देती हैं कि उन्होंने अभी क्या बोला, या जैसे एक पैराग्राफ पढ़ाया और उस पैराग्राफ में से 4 से 5 क्वेश्चंस उन्होंने पिक करे और वो क्लासरूम में वापस से डिस्कस कर दिए, जिससे कि बच्चे का उसमें एग्जिस्टेंस बना रहे, बच्चा एक्टिव होके रहे कि हाँ क्लास में ये चीज़ चल रही है। इस चीज़ को कहते हैं टीचर एको। एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत सारे टीचर एको में हैव सेवरल फंक्शंस। तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं टीचर एको के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं। हाउएवर व्हेन ओवर यूज्ड, अब जो टीचर एको है मतलब टीचर बार बार चीज़ों को रिपीट कर दे तो उस टाइम पे बच्चे जो होते हैं उनका डिस्टर्ब होना बहुत कंपलसरी होता है। बहुत ही कॉमन है कि अगर वो डिस्टर्ब हो जाए और उनका उस चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि उन्हें नींद आने लग जाएगी अगर बार बार एक चीज़ को रिपीट कर दिया जाए। इसके अलावा टीचर एको का एक और बेनिफिट होता है कि जैसे जो क्लासरूम में पहले बार डिस्कस हो चुकी है उसको एक बार फिर से
बैकअप दे दिया जाए तो उससे चीज़ें काफ़ी हद तक उनको याद रह जाती हैं। रिड्यूस एको इज़ रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव स्ट्रेटेजी। अगर जो एको है इसको कम कर दिया जाए, बार बार रिपीटेशन को रोक दिया जाए तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी हो सकती है जो कि लर्निंग को फैसिलिटेट करे या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा दे क्लासरूम्स में। There is a strong sense in which reduced teachers echo has same effects on the flow of discourse as extended wait time। जैसे कि वेट टाइम को एक्सटेंड करने से भी बहुत सारे पॉजिटिव आपको साइट्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ऐसे ही टीचर्स एको को भी रिड्यूस करने से आपको ऐसी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब जो बोथ ऑफ दी स्ट्रेटजीज़ है, मतलब कि जो आपके पास में वेट टाइम है और टीचर्स एको है, ये दोनों ही जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं ये इंटरैक्शनल स्पेस अवेलेबल, इससे आपको आप स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को एक इंटरैक्शनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। स्ट्रेटजी उनकी इंक्रीज़ होती है, बातों को सोचने का उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास में इंक्रीज़ होती हैं इन्वॉल्वमेंट की, चीज़ों से वो घुल मिलकर रहें। Thus, to facilitate classroom discourse, we should try to extend wait time and reduce teacher echo। तो अगर आपको क्लासरूम डिस्कोर्स को फैसिलिटेट करना है, इम्प्रूव करना है, तो जो वेट टाइम है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा और जो टीचर एको है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। नाउ गाइस, चेक योर प्रोग्रेस 4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है। यहाँ पे पेडागोजिक गोल दे रखे हैं और इसमें आपको ना क्वेश्चन टाइप बताना है। आंसर वैसे इसका आपको पेज नंबर 127 और पेज नंबर 128 पे मिलेगा। चलिए मैं आंसर एक बार दिखा देती हूँ। सपोज़ किसी के पास में बुक नहीं है तो एटलीस्ट पता तो चले कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, हेल्प इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्लोज क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिस्प्ले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्लोज क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब डिस्प्ले और क्लोज क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस के टाइप्स को काफ़ी अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, तो पहले वो आप देखना, उसके बाद में आप इन चीज़ों को समझना। इसके अलावा आता है डेवलप ओरल फ्लुएंसी। जो ओरल फ्लुएंसी है, बोलने का तरीका है, उसको डेवलप करने के लिए इन क्वेश्चंस का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा जो टू टीच सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, अगर आपको रीडिंग, स्कैनिंग, स्किमिंग इन चीज़ों को बढ़ाना है तो इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये टाइप्स दे रखे हैं और इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस की आप हेल्प लेके इन चीज़ों को बूस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बता रखी है। इसके बाद में गाइस सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वेट टाइम, व्हाई डू वी नीड टू इंक्रीज वेट टाइम इन आवर क्लासरूम। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेट टाइम क्या होता है और जो टीचर एको है उसको हमें रिड्यूस करने की क्यों ज़रूरत होती है। मैंने मार्क कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। फर्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट इज़ वेट टाइम क्या है और हमें वेट टाइम को इंक्रीज़ करने की क्लासरूम में क्यों ज़रूरत है, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 113 पे, 113 पेज नंबर पे मिलेगा। और ये रहा वेट टाइम को, ये होता है ऊपर वेट टाइम, यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करने के ये बेनिफिट्स होते हैं। आप यहाँ से इस आंसर को पिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू रिड्यूस टीचर्स एको। जो टीचर एको है उसको रिड्यूस करने की क्या वजह हो सकती है या क्यों हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए। आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 103 पे। तो ये रहा 113 पेज नंबर पे आंसर, ये रहा टीचर एको डेफिनेशन। यहाँ पे ये सेवरल फंक्शंस हैं और ये हमें रिड्यूस क्यों करना चाहिए ये यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है। आप यहाँ से इस आंसर को पिक कर सकते हैं। ये आपका चेक योर प्रोग्रेस 4 हो गया है कंप्लीट। वीडियो पोस्ट करके आप आंसर को नोट कर सकते हैं। चेक योर प्रोग्रेस आपका 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग है आपके पास में रिपेयर। अब हेडिंग है आपके पास में रिपेयर। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चनिंग द एक्टिविटी विच मोस्ट करेक्टराइज क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ अ करेक्शन ऑफ एरर। रिपेयर का मतलब होता है जो एरर्स हो जाते हैं उसको करेक्ट करना। रिपेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरर करेक्शन। द टर्म एरर करेक्शन इज़ ब्रॉडर टर्म विच इनकम्पासेस ऑल द टाइप्स ऑफ टीचर्स फीडबैक। अब जिसमें जितने भी टीचर्स फीडबैक होते हैं वो सब एरर करेक्शन का ही एक पार्ट है। एरर करेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, ओवर्ट और कोवर्ट भी हो सकता है। Teachers have many options over split second decision in the rapid flow of lesson. Why may have some consequence for the learning opportunities we present to our learners. तो यहाँ पे आपके पास में error corrections में बहुत सारे different types आते हैं. Just like our questions need to match our pedagogic goals, similarly our choices of specific repair strategies
जैसे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पेडागोजी गोल्स को अचीव करवाते हैं, मैच करते हैं। वैसे ही जो आप एरर करेक्शन करते हैं, किसी चीज़ में एरर है, चाहे वो ग्रामेटिकल एरर है या फिर वर्ड की स्पेलिंग में एरर है, किसी भी टाइप का जो एरर है उसका जो कनेक्शन होता है वो भी हमारे ऐसे पेडागोजी गोल, टीचिंग रिलेटेड जो गोल्स होते हैं उनसे रिलेट करना चाहिए। जैसे रिपेयर कैन बी अ लैंग्वेज सेंटर रिपेयर और अ कंटेंट सेंटर रिपेयर। मीन्स की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में डाउट है, किसी को लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता है, उसमें रिपेयर हो सकता है। या जो कंटेंट सेंटर रिपेयर होता है, जो भी आप कंटेंट टॉपिक चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड रिपेयर हो सकता है। रिपेयर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉट इज़ बीइंग डन, द इम्प्लीकेशन being that repair like other aspects of classroom discourse should be related to the pedagogic goals। तो जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, मैच करते हैं पेडागोजिक गोल से, सेमली जो रिपेयर है या जो एरर करेक्शन होता है वो भी इन गोल से मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे जो टाइप है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ओवर्ट और कोवर्ट। तो यहाँ पे आपको टाइप्स दे रखे हैं, डायरेक्ट रिपेयर और ये है इनडायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर में क्या होता है, दिस रेफर्स टू ओवर्ट एरर करेक्शन। डायरेक्ट रिपेयर इन्वॉल्व्स करेक्टिंग एन एरर क्विकली एंड डायरेक्टली। डायरेक्ट नाम से क्लियर हो रहा है, मीन्स कि जब एरर आप एकदम क्विकली ऑन द स्पॉट आप एरर को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और उसको डायरेक्टली ठीक किया जा सकता है, उसे हम डायरेक्ट रिपेयर या फिर ओवर्ट एरर करेक्शन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे माई ब्रदर लाइक बाइक्स। अब देखिए ये क्या है, लाइक है ना वर्ड, लाइक बाइक्स, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो आपको पता है वहाँ पे एस या एस का यूज़ किया जाता है। तो नॉट लाइक, आपको यहाँ पे लाइक नहीं करना, यहाँ पे वर्ड आएगा आपके पास में लाइक्स। तो यहाँ पे आपने इसको फट से कैच किया और इसको ठीक कर दिया, एक सिंगल एस से आपका पूरा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस टाइप का जो रिपेयर होता है उसे हम डायरेक्ट रिपेयर कहते हैं। सेकेंड आता है इनडायरेक्ट रिपेयर। दिस रिपेयर इज स्ट्रेटेजी इज कॉवर्ट, and in this strategy instead of correcting an error directly, the teachers tries to get the correct response from the learners बाई गिविंग हिंट्स एंड क्यूज़। अब जैसे डायरेक्ट रिपेयर में तो क्या है, कोई मिस्टेक हुई, आपने फट से उसको ठीक कर दिया। लेकिन इनडायरेक्ट रिपेयर में ऐसा नहीं होता, टीचर्स हिंट देते हैं, क्यूज़ देते हैं हम स्टूडेंट्स को कि वो रिस्पॉन्स वो खुद से उसको करेक्ट करने का ट्राई करें। इन अदर वर्ड्स द टीचर्स ट्राई टू इलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू क्वेश्चंस फॉर अप्रोप्रिएट प्रमोट्स। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे माई ब्रदर लाइक बाइक्स, योर ब्रदर लाइक बाइक्स। अब यहाँ पे क्या है चीज़ है, माई ब्रदर लाइक बाइक, तो जब आपने लिखा आई और यहाँ पे क्या चीज़ है, लाइक, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको एस लगाना है। लेकिन कई बार सिचुएशन जो होती है, जैसे योर है या प्लूरल होते हैं, तो उस टाइम पे आपको एस या एस नहीं लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इसी अकॉर्डिंग टीचर ने डायरेक्ट आपको नहीं बताया, वो थोड़ी सी आपको हिंट देते हैं, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को खुद से ठीक करने का ट्राई करते हैं। सो इस चीज़ को इनडायरेक्ट रिपेयर कहते हैं। इसके बाद में आता है फॉर्म फोकस्ड फीडबैक। This is called the language centered repair. It refers to the feedback given on the words used, not the message. जो फॉर्म फोकस्ड फीडबैक होता है ना, जो आप मैसेज देना होता है उसमें जो वर्ड्स का आप यूज़ करते हैं ये उसको ऊपर फोकस करता है। मतलब मैसेज से इसको कोई लेना देना नहीं होता, प्रेजेंट में पास्ट में कहाँ दे रहा है मैसेज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैसेज में जो वर्ड्स आप दे रहे हैं उसके ऊपर इस फीडबैक का मेन फोकस होता है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द दिल्ली। अब देखिए अगर आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है तो ये आपको सेंटेंस बिल्कुल गलत लग रहा होगा, आई एम बिलोंगिंग, क्योंकि जब आई एन जी लगता है तो वो वर्क कोई कॉन्टिन्यूशन में हो रहा होता है, तब हम लगाते हैं। इसको ठीक करा, आई एम फ्रॉम दिल्ली नॉट द दिल्ली। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी है कि फ्रॉम होता है, बिलोंग का वर्ड आप यूज़ नहीं करते हैं। तो कंटेंट फीडबैक में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट सेंटर्ड रिपेयर। इट रेफर्स टू द फीडबैक गिवन टू द मैसेज रादर देन द वर्ड्स। अब इसमें मैसेज पे फोकस किया जाता है वर्ड्स के कंपैरिजन में। पहले वाले में वर्ड्स पे फोकस किया जाता है, मैसेज पे नहीं। सेकंड वाले में मैसेज पे फोकस किया जाएगा, वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, स्टूडेंट ड्यूरिंग समर्स आई गो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम देयर। नाउ टीचर ने क्या पूछा, व्हाट डू यू डू देयर, आप वहाँ पे क्या चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है कि बच्चा है समर्स के टाइम में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जा रहा है वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इसके अलावा जो टाइम स्पेंड करना तो अच्छा लगा, लेकिन किस तरीके से अच्छा लगा, तो यहाँ पे टीचर को आंसर दिया गया, आई लाइक प्ले फुटबॉल एंड लिसन स्टोरीज ऑफ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर से स्टोरी सुनना और फुटबॉल खेलना, उनके लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड अच्छा करने का मतलब उनका यहाँ से है। सो यहाँ पे मैसेज के ऊपर फोकस किया जाता है, कंटेंट फीडबैक में वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है।
टीचर गिव फीडबैक्स ऑन द मैसेज एंड इग्नोर्स द लैंग्वेज एरर ऑफ द लर्नर। तो टीचर ने इसमें जो फोकस किया वो किस चीज़ के ऊपर किया, मैसेज के ऊपर, और जो भी एरर था, जो लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, उस चीज़ को हटा दिया गया। शी फर्दर आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अब यहाँ पे आपके पास में एक मैसेज था, एक कंटेंट दे रखा था, तो उससे रिलेटेड टीचर ने बहुत ही जेन्युइन मैसेज पूछा, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन किया कि उन्होंने बोला कि उनको वहाँ पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अब टाइम स्पेंड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उस टाइम स्पेंड करने में उनको क्या चीज़ पसंद है, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। द टीचर एम इज इन इंटरेक्शन इज टू क्लियरली प्रमोट फ्लुएंसी एंड गेट लर्नर्स टू स्पीक। तो यहाँ पे टीचर्स का जो मेन एम होता है वो फ्लुएंसी लाना, और प्लस बच्चा या जो भी लर्नर है वो बहुत ज़्यादा बोले और चीज़ों में रिलेट करने का ट्राई करे, इस चीज़ पे टीचर्स का मेन फोकस होता है। नाउ गाइज क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस 5 पे, व्हाट डू यू वी मीन बाय रिपेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयर। रिपेयर क्या होता है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं रिपेयर के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 114 पर, ये रहा पेज नंबर 114। तो आप यहाँ से रिपेयर की डेफिनेशन उठा सकते हैं। और टाइप्स में देखिए, रिपेयर में आपके पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्ट रिपेयर हो गया और ये इनडायरेक्ट रिपेयर हो गया। आप यहाँ से इसको आंसर को पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करना, आंसर को पढ़ना, और उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिपेयर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपेयर। ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, पता नहीं है एग्जाम में क्या चीज़ आ जाए। और बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक बार आपको सैम्पल क्वेश्चंस भी करवा दूँगी। इसके बाद में गाइस सेकंड क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ पे कुछ क्लासरूम डिस्कोर्स दे रखे हैं और आपको मैच करना है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे ना फर्स्ट आपको दे रखा है कुछ यहाँ पे आपको बताना है टीचर किस टाइप का वो फीडबैक है, किस टाइप का वो रिपेयर है, और टीचर पॉसिबल पेडागोजी गोल है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है ABCD पार्ट्स में। पेज नंबर 129 पे इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वेट अ मिनट, ये रहा पेज नंबर 29 पे। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है किस तरीके का फीडबैक है, किस तरीके का रिपेयर है, और पेडागोजिक गोल है तो किस तरीके का है। एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए, लर्नर्स को प्रमोट करने के लिए कि उनको बोलना है, चीज़ों को एनहेंस करना है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करिएगा ज़रूर। नाउ क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस, आपका जो चेक योर प्रोग्रेस 5 है ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आगे के 2 चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक क्या कीजिए। एंड अभी देख रहे हैं वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।